हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का इतिहास पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आज का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। छत्तीसगढ़ में किस स्थान को माता कौशल्या के जन्म स्थान के रूप में चिन्हित किया जाता है? छत्तीसगढ़ के किस स्थान को माता कौशल्या के जन्म स्थान के रूप में चिन्हित किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम चलते हैं मौर्य काल को समझने। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने सबसे पहले पाषाण काल पढ़ा। पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता और छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में पढ़ा। फिर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता और छत्तीसगढ़ की स्थिति देखी। उसके बाद हमने महाजनपद काल पढ़ा। तो महाजनपद काल में हमने देखा कि जो भारतवर्ष था ये 16 महाजनपदों में विभाजित था। भारत जो हमारा था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन सभी महाजनपदों में हमने देखा कि साम्राज्य विस्तार की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये सभी क्या चाहते हैं? अपने अपने साम्राज्य का, अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। और विस्तार के लिए जो पहली नीति थी वो युद्ध नीति थी। तो इन्होंने क्या किया? लगातार संघर्ष करके अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन सभी महाजनपदों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के तौर पर उभरा वो था आधुनिक बिहार का मगध महाजनपद। ये जो मगध साम्राज्य था या मगध महाजनपद था, ये सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। देखते देखते इसने क्या किया? भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और मौर्य वंश तक आते आते, ये जो मौर्य वंश है या जो मौर्य काल हम पढ़ने वाले हैं, इस मौर्य वंश तक आते आते मौर्यों का जो साम्राज्य था वो इस हिंदू कुश पर्वत से लेकर, यहां पर हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत से लेकर के उत्तरी कर्नाटक तक और बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक ये मौर्यों का साम्राज्य था। ठीक है, मौर्य वंश जो थे प्राचीन भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में क्या होते हैं? उभरते हैं। तो मौर्यों से पहले भारत में नंद वंश का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? नंद का साम्राज्य था। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है इसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम छत्तीसगढ़ में मौर्य काल की स्थिति देखेंगे। भारत में जब नंद वंश के राजा घनानंद का साम्राज्य था, घनानंद जब मगध साम्राज्य का एक शासक था, इसी समय भारत में यूनानी आक्रमण होता है। ठीक है, इस समय भारत में क्या होता है? यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का आक्रमण होता है। तो सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत की रक्षा के सिलसिले में तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य, ठीक है, जो चाणक्य थे, ये भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, उसके एक आचार्य थे। इन्हें भारत की सुरक्षा की गहन चिंता थी। तो ये क्या किए? अलग अलग राजाओं के पास भारत की रक्षा के संदर्भ में चर्चा करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि सिकंदर ने, ठीक है, ईरान पर आक्रमण किया है, ऐसी तबाही मचाई है। ये सब बात चाणक्य क्या करते हैं? अलग अलग राजाओं के सामने रखते हैं, लेकिन कहीं से उनको सहयोग नहीं मिलता है। तब वो नंद वंश के राजा घनानंद के पास पहुंचते हैं इस आस से कि घनानंद क्या करेंगे? भारत की सीमा की सुरक्षा करेंगे। लेकिन घनानंद ने क्या किया? चाणक्य का अपमान करके, उनका तिरस्कार करके उन्हें वहां से भगा दिया। तब चाणक्य ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली कि मैं क्या करूंगा? घनानंद के घमंड को चूर चूर कर दूंगा। तब इन्होंने एक बालक जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुए, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है,
तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, भारत में मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहलाते हैं। इन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। अपनी सेना के दम पर इन्होंने पूरे भारत पर क्या किया, एक छत्र राज किया और अपने पूरे साम्राज्य को इन्होंने 4 भागों में बांट कर रखा था। पहला था जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का उत्तरी हिस्सा था, ये उत्तरापथ कहलाता था। दक्षिणी हिस्सा दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी हिस्सा अवंतिका, आधुनिक उज्जैन वाला जो भाग था ये अवंतिका क्षेत्र था। और पूर्वी हिस्सा प्राची, जहां पर मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये चौथा हिस्सा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था ये 4 भागों में विभाजित था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतिका और प्राची या पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शासन किया भारत में, तो हम देखेंगे कि इस मगध से लेकर के कर्नाटक तक का जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अधीन था। इस बात से सीधे तरीके से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ का भी कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या रहा होगा, मौर्यों के अधीन रहा होगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का प्रमाण स्पष्टता नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जब सम्राट अशोक का शासन कहलाता है, मौर्य वंश के एक राजा हुए अशोक, तो अशोक ने क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक जो थे इन्होंने क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त की। और जब कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की, इस समय जो छत्तीसगढ़ था वो कलिंग का भाग हुआ करता था। ठीक है, देखिए ये है महानदी छत्तीसगढ़ में और ये है गोदावरी नदी। तो महानदी और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र था ये था आपका कलिंग साम्राज्य। ये क्या था, आपका कलिंग साम्राज्य। तो छत्तीसगढ़ का कुछ भाग जो था इस समय कलिंग देश के अंतर्गत शामिल होता था। तो जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, इस समय छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से क्या हो गया, मौर्य वंश का एक भाग हो गया। ठीक है, तो अशोक के कलिंग विजय के पश्चात जो छत्तीसगढ़ है वो मौर्य साम्राज्य का एक भाग बना। देखिए मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और सम्राट अशोक का राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, अशोक के जो पिताजी थे, अशोक के पहले जो राजा थे बिंदुसार, इनकी मृत्यु के बाद पूरे मौर्य वंश में गृह युद्ध छिड़ा और इस गृह युद्ध में अशोक ने क्या किया, विजय प्राप्त किया। और जब अशोक ने क्या किया, देखा कि भाई अब मैं क्या हूं, पूरी तरीके से क्या हूं, दुश्मनों से सुरक्षित हूं, तब इसने 269 ईसा पूर्व में क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया। ठीक है, अशोक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं बाद में। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार ये बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर क्या किया था, मौर्य साम्राज्य को प्राप्त किया था। तो सम्राट अशोक जो थे एक बहुत बड़े योद्धा थे। इन्होंने गृह युद्ध में विजय प्राप्त की और 269 ईसा पूर्व में क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया। ठीक है, उसके बाद अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण करके उसको जीता। तो 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग युद्ध जो था ये इतिहास के भीषण युद्धों में से एक युद्ध माना जाता है,
बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ ये। इस युद्ध में कलिंग देश और अशोक के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में अशोक के अपने कथन के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग क्या हुए, घायल हुए और प्रभावित हुए। इस युद्ध में जब अशोक ने व्यापक नरसंहार देखा तो अशोक का क्या हुआ, हृदय जो था वो पिघल गया, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। इस विजय के पश्चात अशोक ने आजीवन युद्ध नहीं किया। इस युद्ध में जितने लोग मारे गए थे, जितने लोग घायल हुए थे, तो कलिंग क्षेत्र में एक व्यापक विलाप देखा अशोक ने। ठीक है, जितने लोग मारे गए हैं उनकी पत्नियां, उनकी माँ, उनके माता पिता चारों तरफ विलाप कर रहे हैं। कोई विधवा हो गया, कोई अनाथ हो गया, किसी के माँ बाप की हत्या हो गई। तो इस स्थिति को जब अशोक ने देखा तो वो पूरी तरह क्या हो गया, परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। ठीक है, फिर अशोक ने क्या किया, इस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया। इस युद्ध के पश्चात क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया। एक बौद्ध भिक्षुक थे निग्रोध। तो निग्रोध के वचन को सुनकर अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात उसने एक बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त। ठीक है, अब इसी कहानी समझते जाइए, जो चीज याद करने की होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त, उससे सम्राट अशोक ने क्या किया, दीक्षा ली बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की और सभी बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की। जहां जहां पर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थान थे, जहां पर जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, ठीक है, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, तो इन सभी स्थानों की वो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं सम्राट अशोक। और उसके पश्चात पूरा शासन काल जो था वो बौद्ध धर्म के अनुसार ही उन्होंने क्या किया, संचालित किया। हम देखेंगे कि इस युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या किया, बौद्धों को अपार दान दिया। ठीक है, एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, बौद्ध धर्म प्रचारकों को विदेशों में क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो बहुत सारा काम यहाँ पर अशोक करते हैं। ठीक है, उसमें से एक बात जो हमको याद रखनी है, अशोक ने क्या किया, कलिंग को जो हताहत किया था, तो कलिंग को हील करने का प्रयास करते हैं। जो घाव, जो चोट उन्होंने कलिंग को पहुंचाई थी, उस पर मरहम लगाने का प्रयास सम्राट अशोक करेंगे। और उन्होंने क्या किया, अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से बात करना शुरू किया। सम्राट अशोक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अभिलेखी परंपरा की शुरुआत की। ठीक है, अभिलेखी परंपरा बोलने का मतलब है चट्टानों पर उत्कीर्ण करके बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे, जिसे जो मुख्य मार्ग हुआ करता था, मेन सड़क हुआ करती थी, वहां पर स्थापित किया जाता था। और जो भी विषय होता था वो क्या करते थे, अपने प्रजा से संवाद करते थे अभिलेख के माध्यम से। तो कुछ अभिलेख जो हैं छत्तीसगढ़ से भी सम्राट अशोक के प्राप्त होते हैं। आई होप कि यहां तक की कहानी से आप जुड़ गए हैं। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे हम देखेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और किन किन स्थानों से हमें मौर्य काल की जानकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो था कलिंग देश का या कलिंग राज्य का एक भाग हुआ करता था। और जब अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा सम्राट अशोक के शासन के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो यहां पर सम्राट अशोक के काल के कुछ हमें क्या मिलते हैं, जानकारियां मिलती हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिसके बारे में हमें जानना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अशोक ने अभिलेखी परंपरा की शुरुआत की। तो छत्तीसगढ़ में ये जो सरगुजा जिला है,
यहां से अशोक के काल के हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां पर सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी में जो गुफाएं हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक आपका जोगी मारा की गुफा या जोगी माड़ा बोलते हैं, दूसरा सीता बेंगरा की गुफा। जोगी मारा और सीता बेंगरा की गुफा में अशोक के काल के हमें अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, इन गुफा चित्रों को भित्ति चित्र भी कहा जाता है। गुफाओं की दीवारों में चित्र के माध्यम से जो बात कही गई है, इसे भित्ति चित्र भी कहा जाता है। तो जोगी मारा की गुफा से, रामगढ़ की पहाड़ी में जो जोगी मारा की गुफा है, यहां से अशोक के हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनकी भाषा जो थी वो पाली और लिपि ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा के अभिलेख हमें कहां से मिलते हैं? जोगी मारा की गुफा में, जो कि मौर्यकालीन क्या है? अभिलेख है। देखो, सम्राट अशोक ने 3 लिपि में अपने अभिलेख खुदवाए, अरामाइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो जो वर्तमान भारत है, इन क्षेत्रों से अशोक के ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। अशोक ने क्या किया? जन सामान्य की भाषा में अभिलेख खुदवाए। उस समय की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, और जिस लिपि को आम जन समझता था वो ब्राह्मी लिपि थी। तो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा के अभिलेख हमको कहां से मिले हैं? जोगी मारा की गुफा से। जोगी मारा की गुफा को छत्तीसगढ़ का अजंता कहा जाता है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफा है, तो जोगी मारा की गुफा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का अजंता कहा जाता है। ये मौर्य काल से संबंधित। ठीक है, इसी भाषा और इसी लिपि में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से, ये जांजगीर चांपा जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो यहां पर क्या है? दमऊ दरहा, दमऊ दरहा नामक एक स्थान है, जिसके प्राकृतिक कुंड में भी इसी भाषा और इसी लिपि के अभिलेख खुदे हुए हैं, जो इस ओर संकेत करते हैं कि ये जो क्षेत्र था सम्राट अशोक के शासन के अंतर्गत शामिल किया जाता था या शामिल था। ठीक है, अगर हम सीता बेंगरा की गुफा की बात करें, ये भी रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा में नाट्यशाला का साक्ष्य मिला है। नाट्यशाला, या इसे हम थिएटर कहेंगे। क्या कहेंगे? थिएटर। तो सीता बेंगरा की गुफा को विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है, थिएटर। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला। ऐसा माना जाता है कि जो नाट्य के जनक हैं भारत में, भरत मुनि। ठीक है, नाट्य के जनक कौन है? भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की। भरत मुनि ने क्या की? नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। तो भरत मुनि ने अपनी नाट्यशाला की जो स्थापना थी वो कहाँ की थी? सीता बेंगरा की गुफा में। तो एक प्राचीनतम नाट्यशाला का साक्ष्य हमारे यहाँ पर मिलता है, जो कि मौर्य काल का नाट्यशाला है। ठीक है, इसी सीता बेंगरा की गुफाओं की दीवारों में, ठीक है, एक प्रेम गाथा का वर्णन है। इस नाट्यशाला में एक नर्तक और नर्तकी की प्रेम गाथा का उल्लेख है। चित्र के माध्यम से अभिलेख खोदा गया है। ठीक है, उस प्रेम गाथा का वर्णन सीता बेंगरा की गुफाओं की दीवारों में मिलता है। ठीक है, उस समय एक नृत्यांगना थी देवदासी, नृत्यांगना देवदासी, और मगध के एक नर्तक थे देवदत्त। तो देवदत्त और देवदासी जो सुतनुका थी, सुतनुका, इन्हें देवदत्त की दासी थी इसलिए देवदासी कहा गया।
तो देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है सीता बेंगरा की गुफाओं में। ठीक है, तो ये दो बात आपको याद रखनी है। पहला बात आपको याद रखना है कि जो जोगी मारा की गुफा है, यहां पर आपका भित्ति चित्र मिला हुआ है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख खुदा हुआ है। इसी भाषा और लिपि में दमोह दरहा के प्राकृतिक कुंड में भी लेख खुदे हुए हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये क्षेत्र जो था ये मौर्यों के अधीन रहा। ठीक है, सीता बेंगरा को विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भरत मुनि थे, इन्होंने अपने नाट्यशाला की स्थापना इसी रामगढ़ की पहाड़ी के सीता बेंगरा की गुफा में किया था। और इस गुफा की दीवारों में एक प्रेम गाथा का वर्णन है, जो कि देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा या प्रणय गाथा है। ठीक है, सरगुजा से ही हमें अशोक का लाट प्राप्त होता है। सरगुजा में एक स्थान है कपाटपुरम। सरगुजा में क्या है? कपाटपुरम नामक एक स्थान है जहां से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है, जो इस क्षेत्र को अशोक का क्या करती है? शासन क्षेत्र सिद्ध करती है। लाट क्या होता है? देखिए, सम्राट अशोक के अभिलेखों को कई भागों में हम विभाजित करते हैं। इन अभिलेखों में एक था स्तंभ अभिलेख। ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन। तो सम्राट अशोक ने जो स्तंभ खुदवाए, स्तंभ बनवाए, इस स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम लाट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाट। तो अशोक का लाट हमें प्राप्त हुआ है सरगुजा के कपाटपुरम नामक स्थान से। तो कपाटपुरम से क्या मिला है? हमें अशोक का लाट प्राप्त हुआ है, जिसमें 4 एशियाटिक लॉयन हमें दिखाई देते हैं। हालांकि 3 ही दिखाई देगा, क्योंकि एक जो है वो बैक टू बैक है, पीछे तरफ है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और पीछे की तरफ जो है वो चौथा। ये सम्राट अशोक ने स्तंभ खुदवाया था, उसका ऊपरी हिस्सा है, जिसमें आप देखेंगे कि यहीं से हमने अशोक चिन्ह अपनाया है। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें 4 शेर हैं। ठीक है, यहीं पे देखेंगे आप, देखिए हाथी का चित्र है, घोड़े का चित्र है, और अलग अलग जानवरों का चित्र हमें दिखाई देता है। तो ये सरगुजा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? सम्राट अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। ठीक है, 3 बातें आपको अभी तक याद रखनी है। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो मौर्यकालीन कुछ मुद्राएं हैं, कुछ सिक्के हैं जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए, जांजगीर चांपा जिले के ठठारी और अकलतरा नामक स्थान से, ठठारी और अकलतरा, अकलतरा, ठीक है, ठठारी अकलतरा, जांजगीर चांपा में ठठारी और अकलतरा, रायगढ़ में बारगांव और सारंगढ़, बिलासपुर में मल्हार, रायपुर में तारापुर, रायपुर में तारापुर, ठीक है, रायपुर में क्या? तारापुर, गुजरा और उड़ेला, ये 3 स्थान याद रखना है आपको। देखिए, जांजगीर चांपा जिले से ठठारी और अकलतरा, रायगढ़ में आपका बारगांव और सारंगढ़, बिलासपुर में मल्हार, और रायपुर में आपका तारापुर, गुजरा और उड़ेला। इन स्थानों से हमें क्या मिला है? मौर्यकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मौर्यकालीन मुद्राएं इन स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जो कि चांदी और तांबे के हुआ करते थे। इन मुद्राओं में, कुछ मुद्राओं में मयूर का अंकन है, और मयूर अंकन मुद्राओं को मौर्यकालीन मुद्रा माना जाता है। ठीक है, इनमें से अधिकांश मुद्राएं आहत हैं।
आहत का मतलब है ऐसी मुद्राएं जिन्हें ठोक पीट कर या जिनमें आहत करके मुद्राओं का निर्माण किया जाता था, ऐसी मुद्रा आहत मुद्रा कहलाती है, जो आपका तारापुर और आरंग नामक स्थानों से प्राप्त हुई है। आरंग भी एक स्थान आपको याद रखना है रायपुर में। आरंग, तारापुर, इन स्थानों से क्या प्राप्त हुआ है? मौर्यकालीन आहत मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मौर्य काल के अवशेष छत्तीसगढ़ में कहां-कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इन स्थानों से मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सरगुजा जिला हो गया, बिलासपुर जिला हो गया, जांजगीर चांपा जिला हो गया, रायगढ़ जिला हो गया, ठीक है, बस्तर क्षेत्र हो गया, इन स्थानों से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, कुछ और विशेष बात अगर हम करें जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अशोक जो थे, मैंने आपको बताया सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो छत्तीसगढ़ से हमें कुछ बौद्ध विहार के साक्ष्य मिलते हैं जिसे आपको जानना है। ठीक है, एक स्थान है जहां से हमें बौद्ध विहार का साक्ष्य मिला है, वो है तुरतुरिया। बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार जो जिला है, इस जिले में तुरतुरिया नामक स्थान से हमें बौद्ध विहार का साक्ष्य मिलता है। यहां पर बुद्ध देव की एक मूर्ति है, आज भी विद्यमान है, जो इस क्षेत्र को बौद्ध धर्म स्थान के रूप में चिन्हित करती है। ठीक है, सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्थानों पर बौद्ध विहार बनवाए थे, बौद्धों को अपार दान दिया था। उनमें से छत्तीसगढ़ का एक स्थान है तुरतुरिया, जहां पर बौद्ध विहार का साक्ष्य प्राप्त होता है, और यहाँ पर बुद्ध देव की मूर्ति है जो आज भी क्या है? विद्यमान है। और इस मंदिर में या इस मूर्ति में आज भी जो स्त्रियां हैं वही पुजारिन होती हैं, जो इस क्षेत्र को क्या करती है? बौद्ध धर्म के रूप में चिन्हित करती है। ठीक है, आज इस क्षेत्र से बौद्ध धर्म भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन यहां पर कभी बौद्ध विहार हुआ करता था। ठीक है, सम्राट अशोक ने क्या किया? माना जाता है कि लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, स्तूप क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा मौर्य वंश जब पढ़ाऊंगा भारत के इतिहास में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये बौद्ध तीर्थ स्थान है, बौद्ध धार्मिक स्थल हुआ होता है स्तूप। ठीक है, जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के या गौतम बुद्ध के अवशेष क्या हैं? स्थापित हैं। ठीक है, तो इसने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था पूरे भारत में। तो बाद में क्या हुआ? एक चीनी यात्री आए, वेनशांग। कौन है? वेनशांग, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो वेनशांग की जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की, इस ग्रंथ के अनुसार, इस वृत्तांत के अनुसार वेनशांग लिखते हैं कि सिरपुर में भी क्या था? एक बौद्ध स्तूप था, एक बौद्ध विहार हुआ करता है। ठीक है, सम्राट अशोक ने क्या किया था? सिरपुर में भी एक बौद्ध विहार बनवाया था। हालांकि इसका स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन सिरपुर में क्या था? एक बौद्ध स्तूप की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी, ऐसा वेनशांग बताते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है धर्म के जो साक्ष्य मिले हैं वो। ठीक है, अगर हम इसे समराइज करें तो देखिए, आपको याद रखना है कि मौर्य वंश के समय में या मौर्य काल के दौरान जब चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अधीन था, लेकिन कोई विशेष साक्ष्य हमको चंद्रगुप्त मौर्य के समय का नहीं मिलता है। उसके बाद क्या हुआ? जब मौर्य वंश के राजा हुए सम्राट अशोक, तो इन्होंने क्या किया? कलिंग पर विजय प्राप्त की, और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात पूरा जो छत्तीसगढ़ था वो मौर्य साम्राज्य का अंग बना। तो अशोक के कुछ साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो भित्ति चित्र जो था वो जोगी मारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा से प्राप्त होता है। जोगी मारा की गुफा को छत्तीसगढ़ का अजंता कहा जाता है। यहाँ पर अशोक के अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं गुफाओं में, जो कि
जिसमें चित्रकारियां भी हैं, कुछ लेख भी है, ठीक है, कलरफुल है, गेरुआ रंग में वो लिखा हुआ है, जिसकी भाषा जो थी वो पाली थी, लिपि ब्राह्मी थी। सीता बेंद्रा की गुफा को विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है, ठीक है, सबसे प्राचीन थिएटर था। तो भरत मुनि ने यहाँ पर क्या किया था, लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास नाट्यशाला की स्थापना की थी। इसी सीता बेंद्रा की गुफाओं की दीवारों में एक प्रेम गाथा का उल्लेख है, जो कि देवदासी सुकमुका और देवदत्त की प्रेम गाथा है, ठीक है। कपाटपुरम से अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। अगर हम मुद्रा की बात करें तो तांबा और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए मौर्यकालीन, जिनमें मयूर का अंकन है, जिसे मौर्यकालीन मुद्रा के रूप में चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो आपका जैसे बिलासपुर में मल्हार है, जांजगीर चांपा में ठठारी या कलतरा है, रायगढ़ में बार है और सारंगढ़ है, ठीक है। रायपुर में आरंग, तारापुर, गुजरा, उड़ेला, इन स्थानों से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दमोदरहा का जो प्राकृतिक कुंड है वहां से भी इसी अभिलेख, मतलब इसी भाषा और लिपि के अभिलेख खुदे हुए हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो तुरतुरिया में एक बौद्ध विहार था। यहाँ पर बुद्ध देव की मूर्ति आज भी विद्यमान है, जो कि मौर्यकालीन है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक स्तूप जो है सिरपुर में भी स्थापित था। सिरपुर भी एक बौद्ध विहार था। विशेष तौर पर आपको याद रखना है, सिरपुर में भी क्या था, एक बौद्ध विहार हुआ करता था। तो ये कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है। देखिए, हम यहाँ पर मौर्य वंश नहीं पढ़ रहे हैं कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, या बिंदुसार के बारे में आपको पढ़ना है, या मौर्य काल का प्रशासन पढ़ना है। यहाँ पर वो चीज नहीं पढ़नी है। छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है और उनकी क्या विशेषता है, केवल इतनी बातों पर ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मौर्य वंश में। अगली क्लास में हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।